और अब खबर उन्नाव से, जहां एक युवक ने अपनी गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। पति पत्नी के आपसी विवाद में पति ने चाकू अपनी ही गर्दन पर चला दी और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के बाद सीएससी से जिला अस्पताल से रेफर कर दिया गया। बांगर मऊ कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है और पति पत्नी का ये विवाद था, जिसमें पति ने अपनी गर्दन काट ली। युवक गंभीर रूप से अब अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गंभीर उसकी हालत है। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, उसके परिजन आसपास खड़े हैं और बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर पति और पत्नी में विवाद हुआ था। विवाद के बाद युवक ने अपनी ही गर्दन काट ली। और इधर लखनऊ में 12 से ज्यादा बदमाशों ने 2 युवकों की जमकर पिटाई कर दी। मामूली कहासुनी पर दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चलने लगे। बदमाशों ने लोहे की रॉड से युवक को पीटा है और स्थानीय लोगों की मदद से बमुश्किल दोनों युवकों की जान बच सकी है। और पुलिस ने अब मुकदमा दर्ज कर लिया है आरोपियों के खिलाफ और अब आगे की कार्रवाई शुरू की जा रही है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गंभीर रूप से लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये जो 2 युवक जिनकी हालत आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि कुछ विवाद हुआ था, मामूली विवाद। उसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। प्रयागराज से अब खबर, जहां प्रयागराज पहुंचे शिवपाल यादव ने भतीजा अखिलेश यादव पर एक बार फिर से हमला बोल दिया है। शिवपाल यादव ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी में जाना पसंद नहीं करेंगे। वो धोखा खा चुके हैं। अखिलेश यादव पहले अपना संगठन संभाले। अखिलेश विधानसभा चुनाव में सही से टिकट ही नहीं बांट पाए। सुनिए और क्या कुछ कहा। गठबंधन की बातें कुछ लोगों की चलने लगी हैं, लेकिन अब मुझे समाजवादी पार्टी में तो जाना नहीं है। चलिए यार, मुझे समाजवादी पार्टी से कोई समझौता नहीं करना है। बहुत धोखा खा चुके हैं, कई बार धोखा खा चुके हैं, तो उनके साथ तो जाना नहीं है। इतना जानता हूँ, अखिलेश अपनी कमियों को संभाल लेते, टिकट ठीक दे देते, अपने संगठन को मजबूत कर लेते। जब उनका संगठन ही पूरे, मैंने तो देखा जब उनके साथ में जब रहा, तब मैंने देखा कि उनका 75 जिलों में संगठन ही नहीं था, टिकट ठीक से नहीं बांट पाए। नेताजी अगर लड़ेंगे तो हम वहाँ से नहीं लड़ेंगे। हम चाहेंगे कि नेताजी लड़ें और जब नेताजी मना करेंगे तब इस पर विचार करेंगे। बात पोस्टर वाली सियासत की भी कर लेते हैं, क्योंकि लखनऊ से बड़ी जानकारी यह है कि समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर पोस्टर लगा है। यूपी बिहार को लेकर समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर पोस्टरबाजी देखने को मिली और देखिए पोस्टर में लिखा गया है, यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। ये तस्वीर भी देख लीजिए, एक तरफ नीतीश कुमार हैं, एक तरफ अखिलेश यादव हैं। पोस्टर में लिखा गया है यूपी प्लस बिहार और गई मोदी सरकार। समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर यह पोस्टर चस्पा किया गया है। इसको लेकर अब सियासत शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के बाहर लगे एक पोस्टर ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। पोस्टर में नीतीश कुमार और अखिलेश यादव का फोटो है और लिखा है यूपी बिहार गई मोदी सरकार। ये देखिए ठीक हमारे पीछे ये पोस्टर है, जिसमें अखिलेश यादव की फोटो है, नीतीश कुमार की फोटो है, यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। और ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह की तरफ से लगवाया गया है। कल रात को ही ये पोस्टर लगाए। अखिलेश यादव को भी पोस्टर के बारे में जानकारी और राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है वो 2024 के द्वंद्व की है, युद्ध की है। यानी 2024 में महागठबंधन किस दिशा में जा रहा है। चूंकि नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि भाजपा की गद्दी हिलाने के लिए केंद्र से सिर्फ 50 सीटों को ही तो कम करना है और यूपी में 80 सीटें हैं। इसके अलावा बिहार में 40 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भी कमान थाम रखी है मोदी को हटाने की, वहाँ पर भी 40 सीटें हैं। और इन 3 राज्यों में अगर महागठबंधन हो जाता है तो भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है और ये पोस्टर उसी तरफ इशारा कर रहा है। एक और संकेत इस पोस्टर के माने जा रहे हैं, जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार ने भाजपा को छोड़कर अन्य दलों से गठबंधन किया और उसके बाद सरकार का सत्ता परिवर्तन हुआ, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी ये इशारा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव कुछ ना कुछ गठजोड़ करके, जोड़ तोड़ करके भाजपा को सत्ता से हटाने की एक तैयारी कर रहे हैं। और पिछले दिनों उन्होंने
केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम हैं उनको एक ऑफर भी दिया था। उन्होंने कहा था कि 100 सीटें लेकर आए तो केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बना देंगे। ये बड़ा ऑफर मिला था जिसको लेकर सूबे की सियासत में उबाल आ गया था, हलचल मच गई थी। ये पोस्टर उन्हीं सारी संभावनाओं की तरफ इशारा कर रहा है। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन क्या स्वरूप होगा। नीतीश और अखिलेश यादव की पिछले दिनों मुलाकात भी हुई थी नोएडा में और वहां पर लंबी बात हुई थी। क्या क्या बातें हुई थी, उसके बाद ये पोस्टर लगना समाजवादी पार्टी के लिए एक उत्साह भरने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी दल हैं उनके लिए पोस्टर एक चिंता का सबब भी है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। बड़ी खबर सहारनपुर से आपको बता दें, करंट लगने से 3 युवक की मौत हो गई है और रामपुर मनिहारन के मदनुखी गांव में यह हादसा हुआ है। 3 युवकों की जान चली गई है। लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं सहारनपुर से, करंट लगने से 3 युवकों की जान चली गई है। सहारनपुर से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। रामपुर मनिहारन के मदनुखी गांव में यह हादसा हुआ है। मुकेश इस वक्त मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश, कैसे ये हादसा हुआ, क्या इस वक्त अपडेट है? जी मैं आपको बताऊं, आज यहाँ सुबह काफी भारी मात्रा में बारिश हुई है और जो बारिश होने के कारण बिजली का तार था कि खेत के बीचों बीच से जा रहा था, जो कि टूट के गिरा पड़ा था। गांव में जो 3 लोग थे ये खेत में काम करने के लिए गए थे और ये जो बिजली का जो 11,000 की हाई टेंशन लाइन होती है इसकी चपेट में ये वहीं पर आ गए और तत्काल जो है वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। आसपास के ग्रामीण जब सूचना वहाँ गाँव में पहुंची तो इन लोगों ने जो है बिजली बंद कराई और उसके बाद जो है इन्हें वहां से छुड़ाया गया बिजली के तारों से। जी बहुत शुक्रिया मुकेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। रामपुर मनिहारन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 3 युवकों की जान चली गई है करंट लगने से। उत्तर प्रदेश बना निवेशकों की पहली पसंद। जी हां, प्रदेश में 24 देशों ने किया 50,000 करोड़ का निवेश और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में एफडीआई और बढ़ने की संभावना है। ये अच्छी खबर उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। इससे प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य भी पूरा होगा। औद्योगिक विकास विभाग ने विदेशी निवेश को लेकर बनाई डेडिकेटेड हेल्प डेस्क और पिछले 5 वर्ष की अगर हम बात करें तो पिछले 5 वर्ष में 12 देशों से 26,371 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। 39 परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटित हुई है। 38,000 से ज्यादा रोजगार मिलेंगे और सिंगापुर, अमेरिका, जापान, यूके, कनाडा, जर्मनी और दक्षिण कोरिया प्रमुख निवेशक देशों में शामिल हैं। तो विदेशी निवेशकों की पहली पसंद यूपी है। कुछ अहम जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए अपडेट देते हैं। देखिए, 24 देशों ने 50,000 करोड़ का निवेश किया है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा जो बड़ी बात है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से एफडीआई और बढ़ने की संभावना है। ये जो समिट किया जाएगा, कार्यक्रम किया जाएगा, इससे एफडीआई बढ़ने की संभावना जाहिर की जा रही है। 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा इससे। और इसके अलावा औद्योगिक विकास विभाग ने एफडीआई को लेकर डेडिकेटेड हेल्प डेस्क भी तैयार कर दी है, जिससे कि पूरी जानकारी, पूरी इंफॉर्मेशन मिल सकेगी। 5 वर्ष में 12 देशों से 26,371 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव भी सामने आए हैं। 39 परियोजनाओं के लिए जमीन आवंटित हुई है। 38,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये तमाम फायदे होंगे और उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी खबर, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर, क्योंकि रोजगार एक बड़ी समस्या है। उस समस्या को कैसे खत्म किया जाए या कम किया जाए, उस तरफ सरकार का फोकस है और उसी कड़ी में ये अच्छी खबर। लखनऊ से संवाददाता विवेक त्रिपाठी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार निवेशकों का दिलचस्प जो रवैया है वो बढ़ते जा रहा है, उनका इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है और ये बेरोजगारों के लिए, ये जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है उनके लिए अच्छी खबर है और सरकार की ये बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में जिक्र किया था रोजगार का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, तो सबसे खास बात यह है कि किसी भी निवेशक को उत्तर प्रदेश में लाने के लिए, विदेशी निवेशकों को या देश के जो अलग अलग हिस्सों में निवेशक हैं, बड़ी कंपनियां हैं, उनको यूपी में अपने जो उपक्रम है वो स्थापित करने के लिए एक माहौल तैयार किया गया है। पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है लॉ एंड ऑर्डर की, यानी सुरक्षा की, कानून व्यवस्था की। कानून व्यवस्था अच्छी हो, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, इसके अलावा अवस्थापना संबंधी सुविधाएँ होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। तो सरकार ने पिछले 5 सालों में, योगी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, लॉ एंड ऑर्डर को एकदम
दुरुस्त कर दिया है, कहा जाए कि एकदम अपराध जो है, माफिया राज है, जिस तरह से माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, खत्म कर दिया है, वो सबसे बड़ा विषय है, निवेशकों के लिए उत्साहित करने वाला है। और पिछले जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें 50,000 करोड़ के जो प्रस्ताव हैं वो आए थे, लेकिन अभी जनवरी में जो होने वाली है इन्वेस्टर समिट, उसमें 10 लाख करोड़ का टारगेट तय किया गया है, लक्ष्य तय किया गया है। और खुशी की बात ये भी है कि इसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार का वादा सरकार ने किया था, केंद्र सरकार ने भी अपने घोषणा पत्र में किया था और योगी सरकार ने भी अपने घोषणा पत्र में रोजगार का वादा किया था, क्योंकि रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। पिछले कई सालों से रोजगार की स्थिति जो बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, बहुत बेहद खराब स्थिति, और युवा सड़क पर हैं, तमाम विभागों के लोग आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना जो नौकरी है, नौकरी की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर विपक्ष भी हमला करता रहा है। और अब की बार जो निवेश आया है उसमें जो फैक्ट्रियां लगेंगी, इंडस्ट्रीज लगेंगी, वो सबसे ज़्यादा रोजगार मुहैया कराएंगे। नोएडा में 100 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लस्टर बनाया जा रहा है, यानी जो पूरा एनसीआर रीजन होगा वहाँ पर इतनी सुविधाएं होंगी, इतने सारे मौके मिलेंगे रोजगार के, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के साथ ही जब कंपनियां आएंगी तो और प्रदेश का विकास होगा। जो इनकम है वो राजस्व बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी प्रदेश की, और एक जो उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ी वो ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का सपना है वो पूरा होगा। और साथ ही वो उत्तर प्रदेश को जो इंडेक्स है उसमें सबसे ऊपर की स्थिति में लाने की कोशिशें की जा रही हैं। पिछले 5 साल में बहुत सारी यहाँ पर सुविधाएं दी गई हैं, बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, जिनकी सफलतापूर्वक आगे कहानियां सामने आ रही हैं। और अब इस साल यानी योगी 2.0 में ये कहानियां और भी आगे जाएंगी। और जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से सुधार हो रहा है, इकोनॉमी में भी सुधार हो रहा है, पूरे अगर देश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी जो जर्जर और बीमारू प्रदेश कहा जाता था, वो अब सुधर कर एक विकसित और संपन्न प्रदेशों की सूची में आ गया है। और ये प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। इस तरह से जो इंडस्ट्री हैं, जो लोग हैं, विदेशी निवेशक हैं, खासकर जो अमेरिका में उद्योग लगा रहे हैं, फ्रांस में, जर्मनी में, सिंगापुर में, जो एशियाई देश हैं, यूरोपीय देश हैं, और पूरे विश्व भर से इन्वेस्टर यहाँ पर आ रहे हैं। और लक्ष्य यही है, और इसी लक्ष्य को तैयार करके इन्वेस्टर समिट जो जनवरी में होने वाली है उसकी तैयारी की जा रही है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सारी तैयारियां की जा रही हैं। पूरे वर्ल्ड में कई देशों में रोड शो आयोजित किए जा रहे हैं, और ये सितंबर से यानी इसी महीने से शुरुआत भी हो गई है। दुबई से एक भव्य रोड शो की शुरुआत की जाएगी जो कई देशों में जाएगा। और उत्तर प्रदेश के अलावा जो देश के अन्य हिस्से हैं, हैदराबाद से लेकर पश्चिम बंगाल तक, दिल्ली तक, यहाँ पर भी रोड शो होंगे, बेंगलुरु में रोड शो होंगे। और जो देश के अंदर जो कंपनियां हैं उनको आकर्षित किया जाएगा कि वो यूपी में आकर अपना उद्योग लगाएं, और यहाँ पर जो रोजगार के अवसर हैं उससे वो भी बढ़ेंगे, जो कमाई के अवसर हैं लोगों की वो भी बढ़ेंगे। और एक इंडस्ट्री जब लगती है, एक कोई भी फैक्ट्री जब लगती है तो बिल्कुल विवेक, कोई भी फैक्ट्री लगती है तो इससे वहाँ के लोगों को फायदा होता है। जो एक लगातार हम ये सुन रहे हैं शिकायत की रोजगार की कमी है, या जो घोटाले हम लगातार देख रहे हैं, उसकी वजह से जो अभ्यर्थी परेशान हैं उनके लिए जरूर हम कह सकते हैं कि अच्छी खबर है। बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। हरीश रावत ने फिर अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा दिए हैं। दरअसल हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में टिकट के वितरण को लेकर सवाल उठाए गए हैं। उम्मीदवारों को लेकर मुझसे कोई चर्चा नहीं हुई। हरीश रावत का ये बयान आपको बता रहे हैं। मुझे एक औपचारिक बैठक में बुलाने के अलावा उम्मीदवारों को लेकर मुझसे कोई चर्चा नहीं की गई है। हरीश रावत ने बहुत ही दुखी मन से ये कहा कि मेरा मन दुखी है, मुझे सक्रिय कार्यकर्ताओं के फोन आ रहे हैं। और ये पहली दफा नहीं है जब हरीश रावत ने अपनी पार्टी पर सवाल उठाए हैं। फोन लाइन पर रवि कंतूराम मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रवि, क्योंकि बहुत ही साफ लहजे में कहा है कि मुझसे कोई चर्चा नहीं की गई उम्मीदवारों को लेकर, एक औपचारिक बैठक थी उसमें बुलाया गया था, मेरा मन बहुत दुखी है क्योंकि सक्रिय कार्यकर्ताओं के फोन आ रहे हैं। इस सवाल के बाद क्या कोई पार्टी फोरम पर कोई बैठक बुलाई जा रही है, या फिर कांग्रेस में कोई हलचल दिखाई दे रही है क्या दूसरे पक्ष की तरफ से? बिल्कुल, ये देखिए, हरीश रावत पहले भी इस तरीके कई बार सवाल उठाते रहे और एक बार फिर से सोशल मीडिया पर उनके इस सवाल ने एक बार फिर से जो है ये बातें तेज कर दी हैं कि क्या कांग्रेस के भीतर ऐसा कुछ है नहीं जो कि हरीश रावत से कोई सलाह मशवरा नहीं हो रहा है। क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर ये आरोप लगाए हैं कि बहुत सारे जो हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उसमें उनके सहयोगियों के उन्हें फोन आ रहे हैं, और उन्होंने साफ तौर पर सोशल मीडिया पर लिख दिया कि मुझे सिर्फ औपचारिक बैठक में बुलाया गया जबकि उम्मीदवारों को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। तो ऐसे में जो तमाम चीजें हरीश रावत एक बार फिर से सोशल मीडिया पर ये चीजें लिखते हैं तो इससे सीधे तौर पर माना जा सकता है कि जो संगठन के लोग हैं या फिर खुद प्रदेश अध्यक्ष है
जो कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 16 लोगों की जो कमेटी बनी है वो हरीश रावत का कोई सुझाव उन्होंने उसमें नहीं लिया है, जबकि इसके लिए एक कमेटी बनी है जिस कमेटी में नाम हरीश रावत का है, लेकिन हरीश रावत आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें सिर्फ औपचारिकता के तौर पर बैठक में बुलाया गया, उम्मीदवारों को लेकर उनसे कोई चर्चा नहीं हुई। तो इस तरीके से चुनाव से ठीक पहले जहां पर तमाम लोग भाजपा के पास जो है कांग्रेस के लोग जा रहे हैं वहां पर शामिल हो रहे हैं, उसी बीच हरीश रावत का सोशल मीडिया पर इस तरीके का बयान पार्टी को कहीं न कहीं नुकसान देने की और भी कहा जा सकता है। लेकिन बिल्कुल रवि, लेकिन अब देखना होगा कि इस बयान के बाद क्या कहा जाता है संगठन की तरफ से, पार्टी की तरफ से। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर आगरा से, जहां आगरा के थाना सिकंदरा थाना क्षेत्र के केके नगर कॉलोनी में निकला 6 फीट लंबा अजगर देखकर कॉलोनी में दहशत का माहौल देखने को मिला। वाइल्ड लाइफ टीम को इस बात की जानकारी दी गई और उसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़ा। वन विभाग की टीम ने अजगर को जंगल में छोड़ा। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 6 फीट लंबा ये अजगर मिलने के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। लोगों ने वन विभाग को सूचित किया, वन विभाग की टीम वहां पर पहुंची और अजगर का रेस्क्यू करने के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया। अगली खबर सहारनपुर से, जहां मां शाकुंभरी मंदिर क्षेत्र में सैलाब आया है। शिवालिक की पहाड़ियों में तेज बारिश की वजह से ये सैलाब देखने को मिला। कई गाड़ियां बहकर क्षतिग्रस्त हो गई हैं और पानी उतरने के बाद कई गाड़ियां बरामद भी की गई हैं। शिवालिक की पहाड़ियों पर तेज बारिश के बाद ये सैलाब देखने को मिला। मां शाकुंभरी मंदिर क्षेत्र में सैलाब की स्थिति से लोग काफी डरे हुए हैं। कई गाड़ियां बह गई, लेकिन जैसे जैसे पानी उतरने लगा वैसे वैसे गाड़ियां भी बरामद होने लगी, लेकिन गाड़ियां पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। और मां शाकुंभरी मंदिर क्षेत्र में सैलाब की खबर है। सहारनपुर से आपको बड़ी जानकारी ये दे रहे हैं। मां शाकुंभरी मंदिर क्षेत्र में सैलाब आया और शिवालिक की पहाड़ियां हैं उस पर तेज बारिश होने की वजह से ये सैलाब आया है। बताया जा रहा है कि कई गाड़ियां बह गई पानी में और देखिए आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लाल घेरे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जद्दोजहद करते हुए दिखाई दिए और हर तरफ का मंजर आप देख सकते हैं, क्योंकि अगल बगल घर भी हैं आप देख रहे हैं। और अचानक तेज बारिश होने की वजह से शिवालिक की पहाड़ियों पर ये सैलाब आया। हालांकि जैसे जैसे पानी उतरा वैसे वैसे गाड़ियों को बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन कई लोगों की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। और ये पूरा क्षेत्र जो है मां शाकुंभरी मंदिर का क्षेत्र है। बहुत ही मान्यता प्राप्त मंदिर है, लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते हैं। आसपास का जो इलाका है वो घनी आबादी वाला है। इस वजह से जब सैलाब की स्थिति वहाँ पर बनी तो कई गाड़ियाँ जो कि पानी में बह गई। आसपास आप घर भी देख सकते हैं, देखिए बहुत ही नज़दीक नदी के घर हैं। और इस क्षेत्र में जब सैलाब की स्थिति बनी तो कई गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हो गई, कई गाड़ियाँ बह गई और जैसे जैसे पानी उतरा तो लोगों ने गाड़ियों को निकालने की कोशिश की। और लक्सर से अब बड़ी खबर आपको दे दें। फूलगढ़ में 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की जानकारी है। दरअसल देर रात चारों की मौत हुई है। देर रात इन चारों की मौत की जानकारी मिली और पुलिस ने सभी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फूलगढ़ का ये मामला बताया जा रहा है। 4 लोगों की मौत की जानकारी, देर रात चारों की मौत हुई है, लेकिन ये मौत कैसे हुई, क्या इसके पीछे वजह है, अब इसकी पड़ताल हो रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि तमाम लोग जिनकी जान गई है ये कौन लोग हैं, कहां से इनका ताल्लुक है, क्यों इनकी हत्या की गई, किस तरीके से इनकी हत्या हुई। अब ये तमाम सवाल हैं जिसकी पड़ताल हो रही है। और देर रात चारों की मौत हुई है। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि ग्रेटर नोएडा से है। ग्रेटर नोएडा में बच्चों के बीच मामूली कहासुनी को लेकर जमकर मारपीट हुई है। सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र की ACE प्लेटिनम सोसाइटी में ये मारपीट हुई है। दबंग युवक ने कार सवार युवक को जमकर पीटा है। देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, CCTV फुटेज आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और गार्ड के रोकने पर गार्ड को भी पीटा गया है। दबंग युवक ने गार्ड का डंडा छीनकर युवक को पीटा है और पीड़ित की कार में भी तोड़फोड़ की गई। सारी घटनाएं CCTV कैमरे में कैद है, जो इस वक्त आप भी देख पा रहे हैं। बच्चों के बीच का ये विवाद था, लेकिन ये किस तरीके से मारपीट में
ये पूरा विवाद तब्दील हुआ वो आप देख सकते हैं। दबंग युवक ने गार्ड को भी पीटा है। बताया जा रहा है कि गार्ड ने रोकने की कोशिश की तो गार्ड को भी पीटा गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।